तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। पहले इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, यूएस की बदमाश कंपनी पर ताला कैसे लगाए। ये बदमाश कंपनी क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही आज का ये मुद्दा, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है और जानना बहुत जरूरी है इसे, इसलिए पहले ये समझ लीजिए। ये बदमाश कंपनी दरअसल मोहम्मद यूनुस, मौजूदा चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के, यानी कि वहां के मुखिया एलेक्स सोरोस, जॉर्ज सोरोस का बेटा, जिसका नाम आप बार बार जानते होंगे। पिछले दो तीन महीने के दौरान 2 बार बांग्लादेश आ चुका है एलेक्स सोरोस। जॉर्ज सोरोस जो दुनिया भर में अपनी संस्था के जरिए दरअसल सरकारों को बर्खास्त करने, तख्ता पलट करवाने में शामिल रहा है। जॉर्ज सोरोस, उसका बेटा एलेक्स सोरोस अब यही काम कर रहा है। यह चरम वामपंथी उद्योगपति के तौर पर जाना जाता है। यह सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA अमेरिका की, ये और यूएसएड जो कि वहां की दुनिया को मदद करने के बहाने दरअसल इस उलटफेर के गेम में सबके सब ये शामिल होते रहे हैं। और इनमें से अब तक जितनी बातें मैंने कही, एक भी मेरी बातें नहीं हैं। ये बातें खुद ट्रंप साहब, उनके साथी और डॉज, जो एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है अमेरिका के ऐसी फिजूल की बातों को खत्म करने और पैसे बचाने के लिए, उसके मुखिया के तौर पर एलोन मस्क और इनके मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और अब यूएसएड पर ताला लगा दिया, इससे पहले हिंडनबर्ग पर ताला लगा दिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूएस की ये जो बदमाश कंपनी थी उस पर ताला लगा है। कैसे और क्या हुआ है, अब पूरे किस्से को समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से दुनिया के 80 से ज्यादा देशों की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने वाली अमेरिका की एक दुकान पर ताला लग गया है। खास बात यह है कि भारत भी इसके निशाने पर रहा है। और 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट के पीछे भी इसी ताकत का हाथ था, यानी इसी दुकान का, जिसके बाद से बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान का दौर चल रहा है। कह सकते हैं कि भारत के साथ दुनिया के 80 से ज्यादा देशों के गुनहगार पर अब डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की जोड़ी ने जोरदार हमला बोल दिया है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी कहलाने वाली यूएसएड की और जॉर्ज सोरोस की, जिसका नाम पिछले संसद सत्र के दौरान आपने बार बार सुना था। अमेरिकी सरकार के अधिकारी ने खुलासा किया कि असल में यूएसएड के साथ मिलकर जॉर्ज सोरोस दुनिया के उन देशों के खिलाफ एजेंडा चलाता रहा है जो अमेरिका के इशारे पर चलने से इनकार करता हो। बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन के सरकार के दौरान तक जॉर्ज सोरोस का यह खेल बदस्तूर चलता रहा है। आपको बताएंगे कि यूएसएड, जॉर्ज सोरोस, CIA की यह कारस्तानी की पूरी दास्तान क्या है, यह गठजोड़ कैसा है, क्या क्या खुलासे इसको लेकर हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात सबसे ताजा घटना की, जहां से यह पूरी बात खुलती है। ट्रंप और एलोन मस्क ने बड़ी कार्रवाई की है। असल में यूएसएड के 2 टॉप अधिकारियों समेत कई कर्मचारियों को रविवार को अचानक छुट्टी पर भेज दिया गया। इनमें यूएसएड के डायरेक्टर जॉन वुरहीस और डिप्टी डायरेक्टर ब्रायन मैकगिल शामिल हैं। CNN की रिपोर्ट बताती है कि ये अधिकारी एलोन मस्क के गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट यानी कि डॉज के कर्मचारियों को एजेंसी के सिस्टम का एक्सेस नहीं दे रहे थे। डॉज के कर्मचारी यूएसएड के सिक्योरिटी सिस्टम की और कर्मचारियों के फाइलों को देखना चाह रहे थे। हालांकि बाद में वो हेडक्वार्टर में घुसने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें काफी वक्त तक रोका गया। इस घटना के बाद एलोन मस्क का ट्वीट सामने आया और अपने पोस्ट में मस्क ने लिखा है कि यूएसएड is a criminal organization. Time for it to die. यानी यूएसएड एक क्रिमिनल संस्था बन चुकी है और इसके खत्म होने का वक्त आ गया है। असल में एलोन मस्क ट्रंप के गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट यानी कि डॉज के प्रमुख हैं, जो अमेरिका की फिजूल खर्ची का पता लगाने का काम कर रहा है। और मस्क के इस पोस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप से जब इसके बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि यूएसएड असल में कुछ रेडिकल बंच ऑफ इडियट्स के द्वारा, लुनेटिक्स के द्वारा चलाया जा रहा था। हम इन्हें बाहर कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि यूएसएड का करना क्या है। सुनिए ट्रंप का यह बयान। It's been run by a bunch of radical lunatics
and we're getting them out. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. जाहिर है, चाहे वो एलोन मस्क का ट्वीट हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बेहद ही तल्ख है, बेहद ही तीखा है। बहुत कम आप सुनते होंगे किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल। आखिर क्यों? तो पीछे की जो हम कहानी आपको बता रहे हैं, बदमाश कंपनी पर जो ताला लगाने की, आइए समझते हैं इसको। प्रसून शर्मा साहब विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब प्रसून शर्मा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि बंच ऑफ लुनेटिक, ये अल्फाज इस्तेमाल किया है यूएसएड के लिए, जो दुनिया भर में अमेरिका का चेहरा कुछ यूं रखने का काम करता रहा दशकों से, जॉन एफ कैनेडी के टाइम से ही, कि पूरी दुनिया की भलाई करने जा रहे हैं यूएस के लोग। बट पता चल रहा है कि ये तो बदमाशों की कंपनी बन चुकी है। मस्क साहब कह रहे हैं लुनेटिक्स हैं ये। क्या है ये बुरा मामला? इतना तीखा और तल्ख हमला क्यों? इसके दो पहलू हैं। पहला तो इनका इंटरनल मैटर्स है, क्योंकि शायद मस्क साहब ने उनको एक्सेस मांगा गया था पर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया पहले, और काफ़ी रेजिस्टेंस था। और ये जो संस्था जैसे काम करती है वो भी थोड़ा सा, जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स काम करते हैं, और इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या स्टाफ नहीं होता, पर उनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। फिर वो उस देश में जाके लोकल कॉन्ट्रैक्चुअल्स को हायर करके उनको पैसे देते हैं, और उसमें जो भी उनकी कंप्लायंसेस हैं वो काफ़ी क्वेश्चनेबल रही हैं पहले से भी। तो उसके दो पहलू हैं। पहला, जहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस है टू कंट्रोल अदर्स, स्पेशली चाइना, तो वो मैटर करता है। पर दूसरी तरफ ऐसे भी संस्थान है, जैसे आपने बांग्लादेश के बारे में बोला, तो ये मिक्स इन्फ्लुएंस है इसका डेफिनेटली। और ये जब स्थापित हुआ था 1961 में, वो कोल्ड वॉर के बाद ही हुआ था जी, यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। और ये तकरीबन 40 बिलियन खर्च करता है एनुअली, तो अमाउंट भी ठीक है। ऑल्दो यूएस के खुद के जीडीपी या जो भी उनके बजट्स का 1% भी नहीं है, पर ओवरऑल बाकी डेवलपिंग नेशंस के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो इसका दो पहलू रहेंगे। पहला, इनका इंटरनल वो एक्सेस चाह रहे हैं, और अभी ये भी बोला गया है कि 3 महीने के हॉल्ट में वो असेसमेंट करेंगे, रीअलाइन करेंगे इसको जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंडली, ये वैक्यूम भी क्रिएट करेगा इंटरनेशनल इकोसिस्टम में, जिसमें हमें एज अ ग्रोइंग पावर और सॉफ्ट पावर और ग्लोबल पावर, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि भी ये कहाँ वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। और उसको बिल्कुल प्रसून जी, एक वैक्यूम तो हमारे पड़ोस में दिखाई आ रहा है। जी, हमारे पड़ोस में ही दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिशरीज में से रहा है। $43 बिलियन तो पिछले साल ही मिला था बांग्लादेश को। दूसरा पाकिस्तान रहता रहा है, जिसको 23-24 बिलियन डॉलर मिले थे पिछले साल में। नेपाल रहा है। इन तीनों पर फिलहाल को फंड मिलना बंद हो गया है। और बांग्लादेश में इस दौरान क्या चल रहा है और पाकिस्तान क्या करता रहा है, ये हम सबसे किसी से छिपा नहीं दुनिया से। मैं आता हूं आपके पास, और यूके देवनाथ साहब, मैं आपके पास से एक बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले उस सवाल के बैकग्राउंड को बताता चलूं। अब लौटते हैं उस बड़ी साजिश की ओर जिसे जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ मिलकर यूएसएड अब तक अंजाम दे रहा था, और इसके निशाने पर भारत भी रहा है। असल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप सरकार में हेल्थ और ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी, यानी कि जो कैनेडी साहब थे उनके ये भतीजे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, यूएसएड और जॉर्ज सोरोस को लेकर के हाल में उन्होंने बड़े खुलासे भी किए हैं जो इस घटनाक्रम से सीधे जुड़ते हैं। एक इंटरव्यू में कैनेडी जूनियर ने बताया कि असल में यूएसएड अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का फ्रंटल संस्था के तौर पर काम करती रही है, और इन दोनों ने मिलकर 1947 से 1997 के बीच 83 देशों की सरकारों को गिराने का काम किया है। कैनेडी ने बताया कि यूक्रेन में हुए मैडन रिवॉल्यूशन के पीछे भी यूएस का ही हाथ था, यूएसएड का, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद से हटा दिया गया था। मार्च 2017 में हेरिटेज फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि कैसे यूएसएड ने ओबामा प्रशासन के दौरान
कई देशों में अपने कट्टरपंथी एजेंडों को बढ़ावा देने के लिए चरम वामपंथी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर काम किया था। अपने इंटरव्यू में रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने यह भी खुलासा किया कि पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे भी यूएसएड और जॉर्ज सोरोस का हाथ रहा है। इस बात की तस्दीक इससे भी होती है कि अगस्त 2024 में शेख हसीना को पद से हटाने और देश से बाहर भागने पर मजबूर करने के बाद अब तक 2 बार सोरोस बांग्लादेश के दौरे पर आ चुका है। आपको बताएं कि अभी हाल में 30 जनवरी को भी जॉर्ज सोरोस का बेटा और उसकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का चेयरपर्सन एलेक्स सोरोस बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचा था। इस मौके पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जॉर्ज सोरोस बांग्लादेश के रिफॉर्म एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। अब ये रिफॉर्म एजेंडा क्या है, ये भी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान से गलबहियां और भारत के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडा जो चल रहा है बांग्लादेश में इन दिनों। खास बात यह भी है कि 26-27 जनवरी को ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग रोकने का ऐलान किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश को हुआ। और ठीक इसके कुछ ही दिनों के बाद एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश का दौरा किया। तो अब मैं आता हूं यूके देवनाथ साहब आपके पास। आप तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपने कोल्ड वॉर एरा को भी देखा है, सीआईए के गठन को भी आप जानते हैं और यूएसएड का भी जो जिक्र प्रसून जी ने किया कि उसी एरा में हुआ था। और ये दोनों मिलकर के कैनेडी साहब कह रहे हैं कि 83 देशों में गवर्नमेंट को टॉपल कर चुके हैं। बांग्लादेश तो अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, बहुत बाद में हुआ है, बीच में और कई देश आए होंगे। और भारत में भी बार बार सोरोस के नाम लिए जाते रहे हैं। ये क्या है पूरा, ये बदमाश कंपनी कौन सी है जो ट्रंप साहब और मस्क साहब कह रहे हैं? अजय, द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद से ही अमेरिका को बहुत भय सताता था कि दुनिया के काफी देश, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, लैटिन अमेरिका में, वो कुछ यूरोप के देश भी आस्ते आस्ते रूस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा रहे थे। यूरोप के काफी देशों ने तो वार्सा पैक्ट ज्वाइन कर लिया। पश्चिम एशिया, अरब मुल्क, पर्शियन गल्फ के आसपास के जो मुल्क थे, इराक हमने देखा, सद्दाम हुसैन, ये सारे देश, लीबिया, गद्दाफी, हमने देखा कि ये सारे देश आस्ते आस्ते रूस के पास सरकते जाते थे। तो यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने ये जो यूएसएड नाम की संस्था कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कर दो, इसकी स्थापना की ताकि दुनिया में जितने गरीब मुल्क हैं, कमजोर मुल्क हैं, उनको रूस के पाले में या रूस की गोद में जाने से रोकना। तो ये इनके इन प्रकार यहाँ से फंडिंग होती थी। बहुत बड़ा हिस्सा इनका जो फंडिंग है ये सरकारी टैक्स पेयर्स पैसा है और कुछ पैसा ऐसा भी है यूएसएड में जो कि अलग अलग धनाढ्य कैपिटलिस्ट्स जो हैं अमेरिका के हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस, ये लोग दान में देते हैं। अजय, देखना ये पड़ेगा कि इससे वो दुनिया भर में अपनी जो पावर पॉलिटिक्स है उसको एक डायरेक्शन देते थे ताकि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका पूरा दुनिया में ठीक तरह से प्रचालन हो सके। तो यूएसएड जो क्या करता था कि अलग अलग देशों में एनजीओज को ढूंढता था, जहां जहां जिस जिस देश की जो संस्थाएं थी या सरकारें थी, अगर वो अमेरिका के समर्थन में हिलती डुलती थी तो यूएसएड उनको अच्छी तरह से मदद देता था, विरोधी ग्रुप को मदद नहीं देता था। लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे रहे जहां पे कि अमेरिका को लगा कि वहां की संस्थाएं या वहां की जो सरकारें हैं वो अमेरिका के समर्थन में नहीं है, शायद कम्युनिस्ट या आजकल जैसे हम देखते हैं चीन के पाले में ज्यादा खेल रही हैं। तो यूएसएड वहां पर ऐसी एनजीओज को सपोर्ट करता था जो कि थोड़ा सरकार विरोधी रुख अपनाते हैं। बिल्कुल, और यही इसी पॉइंट से बात शुरू होती है देवनाथ साहब। मैं कुछ ही पलों में फिर से लौटता हूं कि भारत में जो बार बार सोरोस का नाम उछला है पिछले दिनों अडानी के मुद्दे के दौरान, जो भी आपने दिखाया है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और भारत से कैसे तार जुड़ते हैं फिर सोरोस के, कुछ ही पलों में। वेलकम बैक। आपको अब यह भी बताते हैं कि संसद के पिछले सत्र के दौरान अडानी के मुद्दे को लेकर मचे हंगामे के बीच बार बार जॉर्ज सोरोस का नाम क्यों उछल रहा था। असल में अडानी को लेकर विपक्ष, खासकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया था। अमेरिका में अडानी की कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ था जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी, संसद में इस पर चर्चा की मांग कर रही थी और इस गतिरोध की वजह से संसद का पूरा शीत सत्र ही धुल गया था। इसी हंगामे के बीच बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी का नाम जॉर्ज सोरोस के साथ जोड़ा और पूछा कि राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है। बीजेपी का कहना था कि यह सब भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की करतूत है।
इससे पहले भी जॉर्ज सोरोस कई बार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करता रहा था। अब यह भी समझिए कि कैसे। जॉर्ज सोरोस ने कभी कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पीएम मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी की लोकप्रियता की वजह भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा है। भारत रूस से कम कीमत पर तेल खरीदता है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का भी कभी जॉर्ज सोरोस ने विरोध किया था। भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है, यह भी बयान दिया था और दुनिया के अलग अलग मंचों पर जॉर्ज सोरोस ऐसे बयान देता रहा था। आप समझिए कि क्यों बीजेपी सोरोस का नाम ले रही थी इस पूरे हंगामे के बीच और राहुल गांधी से जोड़ रही थी या फिर कांग्रेस से जोड़ रही थी। दरअसल बीजेपी का कहना था कि भारत की इमेज खराब करने के लिए जानबूझकर अडानी पर आरोप लगाया जाता है। हिंडनबर्ग फर्म की तरह OCCRP भी काम करता है। इसने भी अडानी ग्रुप के खिलाफ की कई रिपोर्ट पब्लिश किया है और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। साल 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। यह कंपनी दुनिया भर में आर्थिक अपराध खुलासों के लिए जानी जाती है। यह खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का नेटवर्क कहता है, जिसका 6 महाद्वीपों तक विस्तार है। वैसे तो इसकी वेबसाइट पर जिक्र है कि यह पब्लिक फंडेड फर्म है, लेकिन पब्लिक के साथ साथ इसे अरबपति जॉर्ज सोरोस की कंपनी ओपन फॉर साइट से भी आर्थिक मदद मिलती है। फ्रांस की पब्लिकेशन हाउस मीडिया पार्ट ने 2 दिन उसी दौर में जो कहा खुलासा किया था, वो भी समझिए कि अडानी ग्रुप को निशाना बनाने वाला OCCRP है। अमेरिका से बड़ी फंडिंग लेता है। OCCRP को भारत विरोधी काम के लिए अमेरिकी एजेंसी USAID पैसे देती है। OCCRP की कुल फंडिंग का 50% हिस्सा अमेरिका से ही आता है। अडानी पर हमले का OCCRP का लंबा इतिहास है। मीडिया पार्ट ने बताया कि OCCRP भले ही खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है, लेकिन इसका गठन ही अमेरिकी सरकार के पैसे से हुआ था। लेकिन पहले हिंडनबर्ग और अब लगता है कि सोरोस की साजिश की दुकान पर पूरी तरह से ताला लगना तय लग रहा है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने बजट सत्र के शुरुआत के मौके पर कहा कि 10 साल में पहली बार किसी संसद सत्र से पहले देश में हंगामा नहीं खड़ा हुआ। सुनिए। 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। प्रसून शर्मा साहब विदेश मामलों के जानकार और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसून जी, अब समझाइए जरा सा हमें कि भारत से में क्यों बार बार जॉर्ज सोरोस का नाम उछलता रहा है। उसके पीछे अब जो खुलासे अमेरिका में हो रहे हैं, जो यहां पर एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं, ये अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये नाम उछलते रहे। जी, ये बहुत पहले से हमारे स्टेक होल्डर्स को पता भी है और इसी वजह से इसका विरोध भी होता रहा है। जो हमारी फॉल्ट लाइंस कह लीजिए, चाहे वो रिलीजियस हो या हमारी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेते थे, तो उसमें हर्डल्स क्रिएट करना, चाहे वो एनवायरनमेंट के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, तो ये होता आ रहा है। और ये जो डेवलपमेंट USAID का US में हो रहा है, हमारे इंटरनल मैटर्स में के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अब इंटरफेरेंस नहीं रहेगा और हम अपनी ग्रोथ पे और ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसमें क्योंकि हम डेमोक्रेटिक नेशन से सब लोगों को हम साथ या एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते, पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ भी साथ रहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देश के लिए अच्छा है, तो वो हम कर पाएंगे। और ये भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पे भी एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि इस रीजन में अगर US वापस कुछ सोचता है तो उस डिसीजन मेकिंग में भारत की से होनी चाहिए। तो साउथ एशिया या पूरे एशिया में, खासकर हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, जो अब बांग्लादेश, पाकिस्तान जो बायलैटरल कुछ कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है भारत को। और जैसे ये एड बंद होगा और
कुछ ही दिनों में ट्रम्प और मोदी जी की मीटिंग भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये सब डिस्कशन होने चाहिए शायद। और ये एक ग्लोबल नैरेटिव सेट होगा, भारत का भी रोल सेट करेगा जी। और ये जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है हमारे इंटरनल या हमारे पड़ोसियों के मैटर्स में, वो वीकन होने चाहिए। वीकन के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उसका फिल इन द ब्लैंक्स कौन कर रहा है, वो चाइना तो नहीं कर रहा है, तो वो भी हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच में बड़ा सवाल, इसका मतलब यूके देवनाथ साहब उठ के आ रहा है कि ये जो टूल किट वाली थ्योरी थी जो बार बार पॉलिटिक्स में हमें सुनाई दे रही थी हंगामे के बीच में, वो कहीं ना कहीं सही थी। उसके तार अब सब जगह से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ चुके हैं और समझ में आ रही है। और जो एंटी इंडिया टूल किट एक्टिवेट था अमेरिका से, अब उसको शूट डाउन किया जा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ अजय, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में हमेशा से ही एक ग्रुप रहा है, रिपब्लिकन्स में तो रहा ही है, डेमोक्रेट्स में भी एक ग्रुप रहा है जिन्होंने कभी भी भारत की तरफ सहानुभूति से देखा नहीं। इसके कई कारण थे। जो वहाँ एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट ग्रुप है, उनको लगता है कि उनको भारत में अपनी पैंठ या भारत में अपनी टांग अड़ाने का मौका नहीं मिल रहा। और इसी तरह से जो डेमोक्रेट्स हैं, उनका जो लेफ्ट धड़ा है, वो सोचते थे कि शायद भारत एक हिंदूवादी राष्ट्र बनता जा रहा है और शायद भारत में जो गरीब हैं, आम आदमी हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया रहेगा। क्या वो जो बाइडेन के रुख से हट जाएंगे? अभी जो हम सुन रहे हैं कि यूएस एड के ऊपर बैन लगा दिया गया है, ये यूएस एड रोकी नहीं गई है, मात्र 3 महीने के लिए रिव्यू पर डाली गई है। यूएस एड कंटिन्यू रहेगा जहां जहां अमेरिका का स्वार्थ है, जैसे कि इजराइल हो गया, इजिप्ट हो गया। भारत में भी जो जो एनजीओ भारत सरकार की मदद से चल रहे हैं, मेरा ख्याल है मोदी जी के विजिट के बाद वो सारे भारतीय एनजीओ जो कि सरकार के डायरेक्शन में या सरकार के ऑडिट कराने के बाद काम कर रहे हैं, उनको यूएस एड फिर से 3 महीने के अंदर चालू हो जाएगी। दिक्कत सिर्फ उन एनजीओ की होगी जो कि भारत के अंदर रहते हुए भारत विरोधी काम करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो हमारे विदेश नीति के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमने ऐसे सारे एनजीओ पर नजर रखी हुई है। तो मोदी जी के विजिट के दौरान ये सारी बातें डिस्कस होंगी और कहीं ना कहीं, लेकिन एक बात तय नजर आ रहा है, चाहे वो कैनेडी साहब की बात हो या आप दोनों एक्सपर्ट से जो समझ में आ रही है बात, कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बाकी देशों के साथ साथ अमेरिका के भीतर पहले चलाया जाता रहा था, जिसमें ये बदमाश कंपनी का पूरा हाथ रहा है और उस कंपनी पर अब सीधा अटैक शुरू हो गया है। तो ये फिलहाल के लिए अच्छी बात है, आगे नजर रखनी होगी कि अगला रुख क्या होने वाला है ट्रंप साहब का।